जैसे आप संघ से जुड़े हुए हैं तो जो नए व्यक्ति हैं वो संघ से कैसे जुड़ सकते हैं? नए व्यक्तियों को अगर संघ में जुड़ना है तो उनको सबसे पहले संघ की शाखा जानी पड़ेगी। शाखा मान के चलो किसी भी एरिया में कहाँ लगता है कैसा आदमी जाने। कई लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन भी संघ से जुड़ सकते हैं करके, तो ऑनलाइन जुड़ने से क्या संघ के सदस्य बन सकते हैं? जैसे कई लोग बोलते हैं और सोचते हैं, जिनका विचार रहता है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों एक है करके। इसके बारे में आपका क्या राय है कि आदमी को क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? आरएसएस और बीजेपी क्या एक है? ना कि आरएसएस और बीजेपी समान है, एक जैसे है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई व्यक्ति लोग जो संघ में आते हैं तो स्वार्थ लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ जाते हैं। संघ में जो आते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी जुड़ जाते हैं और स्वार्थ लेके आते हैं, उनके लिए आपका क्या राय है? ऐसा नहीं है। जो संघ है, आरएसएस है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है या इनका विचार क्या है कि आगे इस कार्य के लिए व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं, शाखा में ला रहे हैं, इनका लक्ष्य क्या है? देश के प्रति भाव हो तो सबसे पहला और अंतिम चीज़ यही है कि उस देश को अपनी संस्कृति और अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। और आज वर्तमान में जो इजराइल और हमास है, उनके युद्ध से ही हम आकलन कर सकते हैं। आज जो इजराइल हमास है या फिलिस्तीन जैसे देश है या इजिप्ट है, ईरान है, अनेकों ऐसे देश है जो इजराइल के पीछे हमला करने को पड़ा हुआ है और इजराइल अपने लिए के निर्णय पर अड़ी। जय श्री राम। आज हमारे स्टूडियो में विष्णु वर्मा जी आए हुए हैं, जो कि भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के सह कार्यालय मंत्री हैं और रायपुर महानगर में संयोजक हैं। तो चलिए आज का पॉडकास्ट उनसे चालू करते हैं और विभिन्न सवालों में उनसे चर्चा करते हैं। आज हमारे बीच में विष्णु वर्मा जी हैं, संघ के विभिन्न दायित्वों में रह चुके हैं। तो चलिए जानते हैं भाई साहब से उनके जीवन परिचय के बारे में और संघ के विचार के बारे में। तो भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम। आप अपना जीवन जहाँ से स्टार्ट किए, संघ में आपका आगमन हुआ और काफ़ी सारे विभिन्न दायित्वों से यहाँ तक अभी आप पहुँचे हैं, तो आपका कार्य कैसे कैसे करके आप आगे बढ़े, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में विवरण हमको मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा था। संघ में मैं लगभग 2008 से मैं जुड़ा। संघ के एक अपने स्वयंसेवक थे, अपने श्री मनोज ब्रिजवानी जी। मैं उनके साथ जुड़ा तो उस समय मैं संघ को नहीं जानता था संघ क्या है, तो उनके साथ रहता था और उनके साथ उनका जो खुद का व्यवसाय था, उनके व्यवसाय में व्यवसायिक कार्यों में हाथ बटाता था। फिर उनके साथ जब भी रहता तो हमेशा संघ की ही बातें होती थी, संघ के चर्चाएँ होती थी। उनके जो भी साथीगण भी आते थे तो हमेशा संघ के बारे में ही बात किया करते थे। तो मुझे संघ के बारे में सुनना और संघ के बारे में जो जिस तरीके से वो बताते थे वो बड़ा प्रभावशील लगता था। तो उनकी बातें सुनकर मुझे भी संघ में जुड़ने की इच्छा हुई, लेकिन उस समय तक भी मैं वास्तविक रूप से नहीं जानता था कि संघ है क्या। मैं संघ जानता था कि एक हिंदुत्ववादी विचारधारा संगठन है और संघ में व्यक्ति विकास होता है। अब कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीज़ें मैं जानता नहीं था। तब मुझे बहुत प्रयत्न करने के बाद मैं भाई साहब से पूछा कि भाई साहब संघ के बारे में कैसे और जाना जा सकता है। तो उसने बताया कि संघ की शाखा में जाकर संघ के बारे में जाना जा सकता है। तो उस समय अपने रायपुर महानगर के विभिन्न दायित्वों में रहे अपने श्री भगवती प्रसाद शर्मा जी। एक समय में वो अपने रायपुर महानगर के सहकारवा भी रहे। फिर उनके सानिध्य में जुड़ना हुआ और उनके सानिध्य में जुड़कर फिर संघ की शाखाओं के बारे में पता चला और संघ की शाखाओं में जाना हुआ। तो संघ की शाखा में जाकर जब मैंने देखा तो वहाँ काफ़ी सारे शारीरिक कार्यक्रम होते हैं, व्यायाम होते हैं, बौद्धिक कार्यक्रम होते हैं और अनेक प्रकार के लोग शिक्षित वर्ग के लोगों का आना जाना रहता है। अब इन सब लोगों के बीच में रहकर फिर काफ़ी कुछ सीखने को समझने को मिला। और संघ में बहुत सारी गतिविधि है जो अपने समाज से संबंधित होती है। वो सारी गतिविधियों में जाता था, देखता था संघ क्या है। बहुत सारे कार्यक्रम होते थे और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता था संघ में कि वहाँ पे हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया जाता था। कोई भी नया स्वयंसेवक हो या कोई भी पुराना स्वयंसेवक हो तो उनको हमेशा एकदम आदर भाव से, कोई नया स्वयंसेवक अगर संघ में आ जाता था तो एकदम उनको सम्मानपूर्वक उनका परिचय करवाया जाता था, उनके बारे में बताया जाता था कि आज हमारे संघ के शाखा में एक अमुक व्यक्ति का
नए स्वयंसेवक के बने हैं करके, उनको फिर संघ के बारे में बताना, संघ की गतिविधि और उनको अपने साथ में रखना। संघ की शाखाओं में सबसे बड़ा मुझे प्रभावशील क्या लगा, वहाँ पे किसी भी व्यक्ति विशेष का प्रभाव मैं नहीं देखता था कि वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है या एक वो बड़ा व्यवसायी है और जो उनके सामने व्यक्ति है वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है या सामान्य एक मजदूर कास्ट का व्यक्ति है या अमुक प्रकार का। संघ की शाखाओं में ये सब चीज़ें कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता था। वहाँ पे सिर्फ एक ही विषय पर ध्यान दिया जाता था, वो किसी भी वर्ग व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति हो, वर्ग विशेष से संबंधित व्यक्ति हो, वह बस उस शाखा का स्वयंसेवक है और स्वयंसेवक शाखा में सभी के लिए समान अवस्था में रहता है। यह चीज़ मुझे बड़ा प्रभावशील लगा और इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर संघ में मैं जो उस समय से जुड़ा, आज लगभग मुझे संघ में जुड़े हुए लगभग 15-16 वर्ष हो चुके हैं और 15-16 वर्षों से जो समान विचारधारा वाली संघ है उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ। जैसे आप संघ से जुड़े हुए हैं तो जो नए व्यक्ति हैं वो संघ से कैसे जुड़ सकते हैं? नए व्यक्तियों को अगर संघ में जुड़ना है तो उनको संघ सबसे पहले संघ की शाखा जानी पड़ेगी। शाखा जाना पड़ेगा, तो शाखा मान के चलो किसी भी एरिया में कहाँ लगता है, कैसा आदमी जाने। कई लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन भी संघ से जुड़ सकते हैं करके, तो ऑनलाइन जुड़ने से क्या संघ के स्वयंसेवक बन सकते हैं? ऑनलाइन से जुड़ने से संघ के स्वयंसेवक नहीं बनते। ऑनलाइन तो जो संघ की हमारी शाखाएं लगती है, संघ के हमारे जो कार्यकर्ता है उनसे संपर्क करने का एक माध्यम है, सिर्फ संपर्क करने का माध्यम, जुड़ने का माध्यम नहीं। जुड़ने के लिए आपको प्रत्यक्ष रूप से संघ की शाखा जाना पड़ेगा। और संघ के लोगों से संपर्क कैसे किया जा सकता है जब हमारे आसपास कोई संघ के कार्यकर्ता ना हो? तो अपने संघ की आधिकारिक वेबसाइट गूगल क्रोम में जाकर सर्च करेंगे तो उसमें ज्वाइन आरएसएस का लिंक दिया हुआ रहता है। ज्वाइन आरएसएस के लिंक में हम अपना डिटेल डालेंगे, नाम, नंबर, मेल आईडी, तो वह जो डिटेल फिर हमारे संघ के जो ज्वाइन आरएसएस के विभाग के जो अधिकारी है, कार्यकर्ता, उनके पास पहुंचता है और उनके माध्यम से जो वहाँ संघ के स्थानीय कार्यकर्ता है वहाँ तक उनको जो नए सूचना मिल जाता है। जैसे कई लोग बोलते हैं और सोचते हैं, जिनका विचार रहता है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों एक है करके, इसके बारे में आपका क्या राय है कि आदमी को क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? आरएसएस और बीजेपी क्या एक है? आरएसएस और बीजेपी कभी एक नहीं है और आरएसएस की तरह समवैचारिक रूप से लगभग हमारे 40 ऐसे संगठन हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, भारतीय किसान संघ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, संस्कृत भारती है, सेवा भारती है, ऐसे लगभग 40 संगठन हैं। ये 40 संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये समान विचारधारा में काम करते हैं और सभी एक विचारधारा में, इसलिए इन सभी संगठनों की विचारधारा एक है। भारतीय जनता पार्टी भी बाकी अपने ये जो 40 संगठन हैं उनकी एक अलग विचारधारा पर काम नहीं करती, सभी समान विचारधारा पर। सभी 40 संगठनों के कार्यशैली भले अलग अलग है। जैसे भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है, विश्व हिंदू परिषद है धार्मिक क्षेत्र में कार्य करता है, हिंदू समाज में काम करता है, भारतीय किसान संघ है किसान के क्षेत्र में काम करता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है ये विद्यार्थी के क्षेत्र में काम करते हैं। यानी काफ़ी सारे क्षेत्र अलग अलग, जैसे अलग अलग कार्य है तो उसके हिसाब से विभाग सा काम कर रहे हैं। हाँ, राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े हुए जो सभी 40 संगठन, जिसमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी है जी, विचारधारा एक है, सभी को परम वैभव पर अपने भारत को ले जाना है, भारत की संस्कृति, भारत के लोगों को जोड़ के रखना है, इस विचारधारा पर काम करती है। और इस विचारधारा के नाते सभी को मिल के काम करना था। अब मिल के काम करने की पद्धति को समान विचारधारा एक रूप कहा जा सकता है, ना कि आरएसएस और बीजेपी समान है, एक जैसे है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई व्यक्ति लोग जो संघ में आते हैं तो स्वार्थ लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ जाते हैं। संघ में जो आते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ जाते हैं और स्वार्थ लेके आते हैं, उनके लिए आपका क्या राय है या उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब स्थापना हुई तब विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने के लिए
विभिन्न संगठनों का निर्माण किया गया। तो जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र में काम करना है उनको उन संगठनों में जाना चाहिए। जैसे राजनीतिक क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी है, छात्र राजनीति के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, अपने हिंदू समाज में विश्व में कार्य करने के लिए अपने विश्व हिंदू परिषद है। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण और संघ के माध्यम से जो शाखाएं लगती है उसमें व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति विकास का कार्य किया जाता है, ना कि किसी की राजनीतिक पूर्ति के लिए। और कई सारे कार्यकर्ताओं में नाराज़गी इसलिए है कि उनको संघ के बारे में बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं। क्या भ्रांतियाँ? कि संघ के माध्यम से भाजपा का कार्य प्रणाली चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संघ के माध्यम से विभिन्न संगठनों की कार्य प्रणाली चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी संगठनों की अलग अलग अपनी अपनी कार्य प्रणाली है। संघ की तो शुद्ध रूप से कार्य प्रणाली शाखा है, इसलिए अपने संघ में कहा जाता है संघ माने शाखा, शाखा माने समाज। आपको अगर समाज का काम करना है तो ही आप संघ में आइए। अगर आपको भी शुद्ध रूप से राजनीति का काम करना है तो संघ में राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। आपको राजनीति के लिए स्थान चाहिए तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी है या अन्य वांगिक संगठन कोई सभी अन्य, फिर अमुक अमुक संगठन है वो उसमें कार्य कर सकते हैं। बाकी संघ में शुद्ध रूप से सिर्फ शाखा और शाखा से संबंधित जो समाज हित के लिए कार्य हो सिर्फ वही कार्य किए जाते हैं। बस वो जो भ्रांति है कि राष्ट्रीय संघ जो बीजेपी के लिए तंत्र का काम करती है, ऐसा नहीं है। जो संघ है आरएसएस है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है या इनका विचार क्या है कि आगे किस कार्य के लिए व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं, शाखा में ला रहे हैं, इनका लक्ष्य क्या है? अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रथम और अंतिम लक्ष्य अपने भारत भूमि को परम वैभव के मार्ग पर ले जाना है। इसके अलावा कोई लक्ष्य और कोई विचार नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आज 100 सालों से लगभग चल पड़ा है, वो सिर्फ परम वैभव के मार्ग पर चलने के लिए चल पड़ा है। और परम वैभव कैसे होगा? संघ अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अपने परम पूजनीय सरसंघ चालक जी की जो विचारधारा है, वसुधैव कुटुंबकम, इसका शुद्ध अर्थ है वसुधा ही परिवार हमारा। तो वसुधा क्या? जो संपूर्ण मानव जाति, मानव संस्कृति, मानव इतिहास, ये वसुधैव कुटुंबकम है। यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करता है संघ, सबके लिए एक कामना, सबके लिए एक विचार। सही है। जैसे कई समुदाय बोलते हैं कि ये सिर्फ हिंदुत्ववादी संगठन है और अल्पसंख्यक को ध्यान नहीं देते, और बाकी जो संगठन है वैसे ही विचार में चलता है आरएसएस, ऐसा करके बोलते हैं। तो कहाँ तक का सत्य है कि जो आरएसएस है सिर्फ एक ही विचार में चलता है, हिंदुओं के विचार में, बाकी को नहीं देखता? मैंने अभी आपने जो सवाल किया है कि आरएसएस हिंदुत्ववादी संगठन है, सिर्फ एक समाज के लिए चलता है, एक धर्म के लिए चलता है, ऐसा नहीं है। मैंने अपने पूर्व के आपके सवालों में आपको स्पष्ट रूप से दिया है कि संघ वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा में चलता है। हमारे संघ के जो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी हैं डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, उनका साफ और स्पष्ट संदेश है संघ को वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलना, वसुधा ही परिवार हमारा। और जब हमने पूरे वसुधा मतलब इस धरती पर जो रहने वाले लोगों को अपना परिवार माना है, तो परिवार में सब एक समान होते हैं, न कि कोई हिंदू होता है, न कोई अन्य समुदाय होता है, न ही कोई अलग विचारधारा होता है। संघ के लिए पूरा वसुधा ही उनका परिवार है। और संघ जो आज समाज में विभिन्न कार्यक्रम करते हैं समाज जागरण के लिए, वो किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं करते, वो पूरे अपने भारत संस्कृति है, जो मानव सभ्यता है, उनके विकास और उत्थान के लिए काम करता है, न कि किसी धर्म विशेष और संस्कृति विशेष के लिए काम करता है। इसलिए अपने समाज में रह रहे लोगों को इस बात की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए कि हम एक भूमि पर रहते हैं, हम एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, तो हमको एक ही व्यक्ति बनकर रहना है, न कि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग जातियों में बांटकर नहीं रहना है।
जैसे काफ़ी सारे संगठन चलते हैं, उनमें भी कई लोगों का विचार अलग अलग मन रहता है, तो संगठन के लिए आपका क्या विचार है कि संगठन को कैसे चलाया जाए? कोई भी संगठन यदि कोई चालू करता है या संगठन जो बना हुआ है, कोई सा भी संगठन हो, तो वो संगठन को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाता है? व्यक्तियों को यदि आप मार्गदर्शन दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो संगठन चलाते हैं। आज अपने भारत देश में विभिन्न प्रकार के संगठन बनते हैं, चाहे वह राजनीतिक संगठन हो, चाहे वह सामाजिक संगठन हो, और प्रतिदिन सैकड़ों संगठन बनते हैं और सैकड़ों संगठन का पतन भी होता है। और सबसे बड़ा चीज़, सैकड़ों संगठन बनने का कारण है उनका एक वास्तविक विचारधारा ना होना, एक उद्देश्य ना होना, और एक व्यक्ति विशेष के माध्यम से या व्यक्तिगत उद्देश्य के माध्यम से संगठन बनते हैं, और एक निश्चित समय आने पर वह उद्देश्य पूर्ण नहीं होता या पूर्ण हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक वो स्थापित नहीं रहता, तो धीरे धीरे उन संगठन का पतन हो जाता है। किसी भी संगठन को लंबे समय तक चलने के लिए एक विचारधारा की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आप सभी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन नहीं है, एक विचारधारा है। और यह क्या विचारधारा है? परम वैभव के मार्ग पर चलने की विचारधारा है। इसलिए आज तक जब से संघ का निर्माण हुआ तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज तक कोई लिखित रूप से पंजीयन नहीं है, सिर्फ एक विचारधारा के माध्यम से ही चल रही है। किसी भी संगठन को एक लंबे समय तक चलने के लिए विचारधारा की आवश्यकता है। तो जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है परम वैभव, मतलब हमको अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने भूमि को परम वैभव के मार्ग पर ले जाना है, समृद्ध बनाना है। पूर्व में भी अगर आज हमारे भारत की संस्कृति की हम बात करते हैं तो पूर्व में हमारा भारत देश संपन्न था हर सभी तरीकों से, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो संस्कृति के मामले में हो, चाहे धन संपदा के मामले में हो, सभी में संपन्न था। एक वक्त ऐसा आया कि कुछ आक्रांताओं द्वारा भारत की संस्कृति को, भारत की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया, और काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए। और सफल हुए तो इसका दुष्परिणाम क्या निकला कि हमारे भारत देश में पश्चिमी सभ्यता है, उनका उदय बहुत हुआ, जिसके कारण हमारी शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, वो काफ़ी सारी चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। अगर किसी देश को अगर एक लंबे समय तक रहना है, वहाँ के लोगों को देश के प्रति भाव हो, तो सबसे पहला और अंतिम चीज़ यही है कि उस देश को अपनी संस्कृति और अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। और आज वर्तमान में जो इजराइल और हमास है, उनके युद्ध से ही हम आकलन कर सकते हैं। आज जो इजराइल, हमास है, या फिलिस्तीन जैसे देश है, या इजिप्ट है, ईरान है, अनेकों ऐसे देश है जो इजराइल के पीछे हमला करने को पड़ा हुआ है, और इजराइल अपने लिए गए निर्णयों पे अडिग है, तो उसका अडिग रहने का, और वो जितनी बार भी इजराइल से युद्ध होता है, इजराइल की जीत होने का कारण ये है वहाँ की संस्कृति, वहाँ की विचारधारा और वहाँ अपना इतिहास। और इजराइल ने अपने संस्कृति, अपनी विचारधारा को कभी नहीं खोया, उन्होंने अपने इतिहास को कभी नष्ट होने ही नहीं दिया। और इसलिए इजराइल एक छोटा सा देश होते हुए भी आज अपने मानव संस्कृति, मानव सभ्यता के जो विचारधारा के विपरीत है, उनके विपरीत भी हर विषयों में इजराइल की जीत होती है, चाहे वो युद्ध का विषय हो, चाहे तो अपने लोगों की संस्कृति और इतिहास का विषय हो। यानी कहीं ना कहीं अपने धर्म और देश के प्रति यानी कि आदमी को भाव रहना चाहिए कि अपने देश के लिए समर्पित रहे, तब जाके अच्छा हो सकता है। आपने जैसे एक विषय रखा, तो हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं, बहन हैं, भाई हैं, तो उनको आप क्या सीख देना चाहोगे? जैसे कि पश्चिमी पद्धति आप बताएं कि वेस्टर्न कल्चर काफ़ी फैल चुका है हमारे भारत में, और कई सारे ऐसे गतिविधि हो रहे हैं भारत में,
तो उनके लिए हमारे भाई और बहनों को क्या उद्देश्य देना चाहोगे आप कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें और कैसे अपने आप को आगे निरंतर बढ़ाते रहें? आज वर्तमान स्थिति में आज हमारे भारत देश का, आज विश्व के पटल पर हम देखेंगे तो हमारे भारत देश का स्थिति बहुत ही अच्छी होती जा रही है। लेकिन जितनी अच्छी हमारे भारत देश की स्थिति है विश्व पटल पर, उतनी ही भयावह स्थिति आज हमारे भारत देश में विभिन्न विभिन्न विचारधारा के लोगों के कारण है। और विभिन्न विभिन्न विचारधारा, विभिन्न विभिन्न संप्रदाय के आधार पर आज हमारे भारत देश में बहुत सारे अनौपचारिक कृत्य कार्य हो रहे हैं। तो यह ना हो, भारत देश शुरू से ही सनातन पद्धति पर चलने वाला देश है, ना कि पश्चिमी पद्धति पर चलने वाला देश है। आज हम देखेंगे तो भारत देश को भारत में रहने वाले नागरिकों को सबसे पहले और अंतिम चीज अपने संस्कृति और अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। भारत देश की संस्कृति और इतिहास मुगलों से नहीं है। सही कहना। भारत देश का जो इतिहास और संस्कृति है मुगलों के आने से पहले भी है, अब मुगलों के आने के बाद भी हुआ है, रही है। जैसे आज हम एक छोटा सा उदाहरण हम रखेंगे अपने महाराणा प्रताप जी पर। कहते हैं जब अकबर ने महाराणा प्रताप जी के पर युद्ध के लिए आए तो पहले महाराणा प्रताप जी को संदेश भिजवाए कि आप हमारी गुलामी स्वीकार कर लें, बदले में हम आपको छोड़ देंगे, हम आपके राजपाट को हम आपके पास ही रहने देंगे, आपको सारी सुख समृद्धि वैभव हम आपको देंगे। तो महाराणा प्रताप जी ने कहा कि मैं कभी शत्रु की गुलामी सहन नहीं करूंगा और न ही मैं अपने लोगों को कभी सहन करने दूंगा। उसके बदले मुझे अपना राजपाट, अपना सुख वैभव क्यों न त्यागना पड़े। और हुआ उसका दुष्परिणाम कि अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध कर दिया और युद्ध में महाराणा प्रताप जी की स्थिति गंभीर हो गई। उनको अपना सारा राजपाट छोड़कर पहाड़ों में, गुफाओं में रहना पड़ा और स्थिति ऐसी थी कि उनके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं हुआ करता था। महाराणा प्रताप जी को गुफाओं में रह करके घास की रोटियां बना के खानी पड़ती थी। तो अकबर ने फिर संदेश पहुंचाया कि महाराणा प्रताप आप हमारी गुलामी स्वीकार कर लें, हम आपका सारा राजपाट, सारा सुख वैभव हम आपको वापस कर देंगे। तो महाराणा प्रताप ने कहा था मुझे घास की रोटी खाना स्वीकार है, मुझे अपने लोगों को, अपने देश के प्रति स्वाभिमान को मिटने नहीं देना है। भले घास की रोटी हम खा लें, भले हम गुफाओं में रह जाएं, चट्टानों पत्थरों में हम निवास करेंगे, लेकिन हम कभी शत्रु पक्षी गुलामी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और उसका परिणाम भी बहुत सार्थक सिद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अपने लोगों को फिर से एकत्र किया और अकबर से युद्ध किया और उस युद्ध में जीतकर महाराणा प्रताप जी ने एक अपने नए राजधानी की स्थापना की, मेवाड़ के रूप में। इस विषय को बताने का ये है कि आज विभिन्न संगठन है, विभिन्न समाज हैं जी। जैसे अभी बीच में आपका सवाल आया था कि कुछ राजनीतिक पक्ष के लोग होते हैं जो अपनी पूर्ति के लिए संघ जैसे संगठनों में आते हैं और संघ के फिर विभिन्न विभिन्न विचारधारा संघ के विपरीत में बोलते हैं। तो अपने संघ के लोगों को या समाज के लोगों को या विभिन्न संगठन के लोगों को इस विषय यही सीख मिलनी चाहिए कि कोई भी गलत व्यक्ति आता है हमारे संगठन में, हमारे समाज में घुस करके और हमको विभिन्न विभिन्न प्रलोभन देता है, हमारी ज़रूरतों को पूरी कर देता है। जो काम हमारा हो सकता है 24 घंटे में पूरा हो, 10 घंटे में पूरा हो, वो हमको 2 घंटे में या कुछ ही समय में वो तुरंत पूरा हो जाता है उन व्यक्तियों द्वारा। और फिर हम उनके
विचारधारा को भी हम स्वीकार करने लग जाते हैं। लेकिन हमको ये पता चलना चाहिए कि वो किस उद्देश्य से हमारी इतनी कार्यों को अच्छा कर रहे हैं। वो उद्देश्य जो कर रहा है वो किसी प्रलोभन के कारण, किसी पद प्राप्ति के कारण तो नहीं कर रहे हैं क्या? ये अपने संगठन है या कोई सामाजिक संगठन है या कोई हिंदूवादी संगठन है, इन सब को सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए संगठनों में मौका। हो हमारा कार्य 1 घंटा विलम्ब से होगा या जो कार्य हम आज करने वाले वो कल होगा, लेकिन वो काम होगा। हमको कुछ सुख सुविधाओं के चक्कर में किसी गलत व्यक्ति को हमको संगठनों में पद नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सुख सुविधाओं देकर संगठनों में घुस भी जाता है या हमारे कुछ विभिन्न सामाजिक संगठन या कोई भी हो संगठन, सिर्फ एक कोई व्यक्ति विशेष संगठन नहीं, सभी संगठनों के लिए, तो उनको आगे महत्व नहीं देना चाहिए। हम उनको कुछ सुख सुविधाओं के चक्कर में महत्व तो दे देते हैं, बाद में उनकी जो इच्छाएं रहती है कुछ की पूर्ति होती है, जिनकी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है वो संगठन में फिर गलत लोगों का प्रवेश करते हैं, संगठन में कोताहल मचाते हैं। और कुछ लोगों की इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तो फिर वो संगठन के बारे में वो विभिन्न विचारधारा संगठन के विपरीत बनाते हैं, लोगों को भटकाते हैं। ऐसे लोगों को क्यों मौका देना? हमको संगठन में उसी व्यक्ति को मौका देना चाहिए जो संगठन के प्रति समर्पित हो, न कि सुख सुविधा प्रदान करने वाला व्यक्ति हो। किसी भी संगठन के आगे बढ़ने की नींव रहती है उसके कार्यकर्ता, न कि सुख सुविधा देने वाला व्यक्ति। सुख सुविधा देने वाला व्यक्ति जब तक आपके साथ है, जब तक उसको उसमें स्वार्थ की पूर्ति होती रहती है। जब उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है तो निकल जाता है और संगठन का काम फिर से धराशायी हो जाता है। आज सभी संगठनों का पतन होने का कारण वही है। और जो वास्तविक रूप से धरातल पर काम करते हैं उन कार्यकर्ताओं को कभी महत्व फिर दिया नहीं जाता। कार्यकर्ताओं की चिंता, उनके सुख दुख में खड़े रहना, उनसे व्यक्तिगत संवाद, किसी प्रकार की दुख समस्या है तो उनके साथ हमेशा तत्पर रहना। अगर इतना काम हर संगठन कर देगा तो वो संगठन निश्चित ही आगे बढ़ेगी और वो संगठन का कभी पतन नहीं होगा। लास्ट और आखिरी सवाल तो नहीं कहूँगा, हमारे जो भाई और बहन हैं उनके लिए आपका क्या उद्देश्य है कि उनको क्या सीख देना चाहते हो आप अपने मुख से, या उनको कुछ अच्छा विचार देना चाहो तो दे सकते हैं आप। विचार तो लगभग आपके सभी सवालों में मैंने बता दिया, लेकिन इतना ही कहूँगा कि आज हमको अगर भारत भूमि में रहना है और हमको अपने भारत भूमि के बारे में जानना है और अपने भारत भूमि को परम वैभव के मार्ग पर ले जाना है, तो एक बार पुनरावृत्ति करके फिर से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, हमको अपने संस्कृति और अपने इतिहास को जानना है। हमारी संस्कृति और इतिहास महाराणा प्रताप से है, सम्राट अशोक से है, चंद्रगुप्त मौर्य से है, श्री राम से है, श्री कृष्ण से है, छत्रपति शिवाजी से है, स्वामी विवेकानंद जी से है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से हैं। ऐसे लोगों से हमारी संस्कृति इतिहास है। आज नारी क्षेत्र में आज हमारी संस्कृति इतिहास के बारे में बात करें तो वो सावित्रीबाई फुले जी से हैं, जिसने वर्तमान में नारी शिक्षा के लिए कितना योगदान दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी से है, जिसने बालिका विवाह, विधवा पुनर्विवाह आदि अनेकों क्षेत्रों में काम किया। स्वामी विवेकानंद जी से है, जिसने युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए और ये अपने भारत भूमि का उत्थान ही युवा पीढ़ी से है, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी ने उद्देश्य दिया। उनसे हमारी संस्कृति इतिहास है, न कि पश्चिमी सभ्यता अपनाने वाले देश से है, न ही किसी धर्म विशेष या किसी संप्रदाय को अपनाने वाले विचारधारा के लोगों से हैं। इससे हमारी संस्कृति विचारधारा का और हमारे भारत के परम वैभव का उत्थान नहीं है। हमारे परम वैभव का उत्थान हमारे स्वामी विवेकानंद जी से है। आपसे मिलके बढ़िया लगा और मैं तो प्राय आपसे जितना भी सवाल किया, हमारे दर्शकों का भी कुछ सवाल था, उनका भी आपने उत्तर दिया, तो आपसे मिलके बढ़िया लगा। और आज का ये जो पॉडकास्ट है हम यही समाप्त करते हैं। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें और अन्य विषयों के साथ अन्य व्यक्तियों से
और मिलकर अपन चर्चा करेंगे और आपके लिए जो जानकारी हो सके आपके साथ साझेदारी करेंगे। जय श्री राम।